स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड इंपेरियलिज्म। देखो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड इट्स ओरिजिन। तो यहाँ पे जो इसका मीनिंग है रिवॉल्यूशन का मेन अर्थ होता है क्रांति। क्रांति का मतलब क्या हुआ, मतलब स्टेट लेवल पे, बड़े लेवल पे क्या होना, कोई बिग डिफरेंस आना, चेंज आना, किसी चीज में बदलाव आना, परिवर्तन होना। एंड इट्स ओरिजिन्स, कि कहां से इसकी उत्पत्ति हुई। कॉजेस फॉर राइज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, यानी इंडस्ट्री मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग में चेंज आया था, है ना, तुम देखोगे कि कैसे घरेलू व्यवस्था से जो है इंडस्ट्रियल सिस्टम में परिवर्तन हुआ। तो इसकी वजह क्या थी, कॉज क्या था। स्प्रेड एंड इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कैसे ये फैला और इसका क्या प्रभाव हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। मीनिंग ऑफ इंपेरियलिज्म एंड रीजन फॉर इट्स राइज। इसका मतलब अभी देख लो, इंपेरियलिज्म का मतलब होता है कि जब एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट कंट्री किसी वीकर कंट्री के ऊपर क्या कर ले, कब्जा करे, तो उसको क्या कहा जाता है, इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद कहते हैं इसको। और ब्रिटिश इंपेरियलिज्म इन इंडिया, जैसे कि आपको पता ही है कि ट्रेड करने के लिए वो आए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, हमारे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था, रिसोर्सेज पे जो है अपनी पकड़ बना ली थी और इसको एज अ कॉलोनी कर दिया था, मतलब ये अपना क्षेत्राधिकार इन लोगों ने बना के रख दिया था। फॉर मोस्ट ह्यूमन हिस्ट्री पीपल हैव ओनली फ्यू बेसिक नीड्स लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। इतिहास इस बात का गवाह है कि इंसान को सबसे ज्यादा बुनियादी चीजें क्या जरूरत पड़ती है, रोटी, कपड़ा, मकान। तो अभी 3 के बजाय मेरे लिए तो मुझे लगता है 6 चीजें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, बीवी, बच्चा, दुकान, है ना। दुकान भी चाहिए मतलब अभी के लिए, लेकिन मेनली इतिहास क्या कहता है कि भाई जो इंसान की जरूरतें थी सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान तक ही सीमित थी। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द medieval period. Everyone satisfied their needs and requirement by themselves and only occasionally were dependent on others to fulfill their needs. जब जरूरतें आपकी छोटी हैं और आपका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, खाने की चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, लग्जरी आइटम्स वगैरह से कोई उनका वास्ता नहीं, कॉमर्स और ट्रेड भी उतना ज्यादा है नहीं, गांव के अंदर ही, समुदाय के अंदर ही सब कुछ आपस में लेन देन हो जा रहा है, बार्टर सिस्टम चल रहा है, मेडिवल पीरियड में एक दूसरे के साथ लेन देन हो जाता था। ये पहले की बात है। तो इस पहले वाले बात में जो आपका सिस्टम है, इसमें ज्यादा लोगों को जरूरत नहीं थी एक दूसरे की। इतिहास की बात कर रहा है, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री की ज्यादातर। तो लोग क्या करते थे, एक दूसरे से बहुत ऐसा ऑकेजनली कभी कभी होता था कि एक दूसरे की जरूरत उनको पड़ती थी या एक दूसरे पे निर्भर होते थे। सब अपना खेती बाड़ी करते थे, अनाज उगाते थे, खाते पीते मस्त रहते थे। एवरी कम्युनिटी और विलेज वाज सेल्फ सपोर्टिंग एंड सेल्फ सफिशिएंट, हैविंग इट्स ओन सेट ऑफ ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर, वीवर एंड अदर स्किल्ड वर्कर। अब इससे ये समझो कि हर एक गांव जो था ना वो आत्मनिर्भर था, हर एक समुदाय जो था वो आत्मनिर्भर था, कहीं बाहर आने जाने की जरूरत नहीं। उनके पास खुद के अपने लोहार थे, बढ़ई थे, बुनकर थे और दूसरे जो कुशल काम करने वाले अलग अलग, यानी मूर्ति कला वगैरह वाले या कुम्हार वगैरह से लेके सब कुछ उनके पास अपने गांव में ही लोग मौजूद थे। तो उनकी डिपेंडेंसी ज्यादा नहीं थी बाहर। A craft person or artisan usually worked with his family members and employed simple tools to create goods at home itself. अब जो उस टाइम में जो कारीगर था, आर्टिजन क्राफ्ट पर्सन कौन होता है भाई, कारीगर होता है, जिसके अंदर हुनर होता है, वो जो चीजें बनाता है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे वो अपने फैमिली मेंबर के साथ काम करता था और कुछ औजारों का इस्तेमाल करके, जो सिंपल टूल्स होते हैं जैसे छेनी, हथौड़ी वगैरह टाइप से होता है, उन चीजों का इस्तेमाल करके देखो जब कैसे इस बढ़ई ने इस डिजाइन को बनाया है, कैसे यहाँ पे मछलियां वगैरह, जानवरों के पोर्ट्रेट वगैरह बने हैं और यहाँ पे घड़े वगैरह दिख रहे हैं। तो इस तरीके से वो घर में फैमिली मेंबर के साथ मिलकर बनाता था। This system of home-based and small-scale production was known as the domestic system.
घर में बना रहा है, सिंपल टूल्स का, सिंपल औजारों का इस्तेमाल कर रहा है, फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर बना रहा है, इसीलिए इस व्यवस्था का नाम घरेलू व्यवस्था थी। यानी जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं गुड्स वगैरह वो घर के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेटर द डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स लेड टू इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स विद ओवरसीज टेरिटरीज। बाद में क्या हुआ, पहले चैप्टर में आपने देखा कि सी रूट ढूंढने के लिए पुर्तगाल और स्पेन दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई। भाई हेनरी द नेविगेटर था, उसने भी जो है बहुत सारे जो है एक्सप्लोरर्स को भेजा कि जाओ देखो भाई या रास्ता पता करो, सी रूट पता करना है किसके लिए, इंडिया, चाइना और फार ईस्ट से व्यापार करने के लिए। तो ये लोग गए तो भाई बहुत सारे कंट्रीज डिस्कवर हुए, अमेरिका डिस्कवर हुआ, ब्राजील डिस्कवर हुआ, है ना, फिर बहामास आइलैंड भी डिस्कवर हुआ था। ठीक, तो अब क्या हुआ कि जब डिस्कवरी हुई नए नए देश की, तो ऐसे में जो व्यापार और व्यवसाय है वो समंदर पार के इलाकों से बढ़ने लगा। जब व्यापार बढ़ेगा तो चीजों का आदान प्रदान होगा, कल्चर का आदान प्रदान होगा, सारी चीजों का। तो दिस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ टाउन एंड सिटीज विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन गिविंग राइज टू मोर कॉम्प्लेक्स सिटीज। अब क्या है, अब जब आदान प्रदान हो रहा है, ट्रेड कॉमर्स फ्लरिश कर रहा है, बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, तो अब जो नगर वगैरह और शहर है वो क्या होंगे, और ज्यादा पॉपुलेटेड होंगे। अब और ज्यादा पॉपुलेटेड होने के साथ साथ जो सोसाइटी का सिस्टम है, पहले क्या था, सेल्फ सफिशिएंट था, अब ट्रेड कॉमर्स सब कुछ चल रहा है उसमें, तो अब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सोसाइटी। दिस फर्दर लेड टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कंज्यूमर एंड लग्जरी गुड्स। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अब जब कल्चर वगैरह बदल रहा है, एक दूसरे के साथ इन्वेंशन हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो कंज्यूमर गुड्स यानी जो डेली इस्तेमाल वाले और लग्जरी गुड्स जो हैं, ऐशो आराम वाली चीजें, उनकी डिमांड बढ़ने लगी। द डोमेस्टिक सिस्टम कुड नॉट कोप विद दिस एवर ग्रोइंग डिमांड। अब ये जो डिमांड थी ना बढ़ती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि नए नए देश है, व्यापार बढ़ रहा है, तो चीजें और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा मैन्युफैक्चर करना होगा। तो अब ये जो घरेलू व्यवस्था थी, इट वाज टू स्लो एंड ऑन स्मॉल स्केल। अब घरेलू व्यवस्था में क्या है, मन किया तो काम किया, नहीं किया नहीं किए, अरे पड़ोसी आ गए, रिश्तेदार आ गए, कोई आ गया तो काम रोक दिया, 10 दिन में कोई चीज बना रहे हैं, 20 दिन में कोई चीज बना रहे हैं, क्या टेंशन है, कोई टेंशन वेंशन नहीं है, मन किया तो किया, नहीं तो नहीं किया। लेकिन ये स्लो है, तो अब क्या हो रहा है, अब घरेलू व्यवस्था इसके लिए काफी नहीं थी। अब क्या चाहिए था कि भाई वक्त पे काम हो और जितना कहा जाए, जितना डिमांड है उतना सप्लाई करना जरूरी है, तो ये घरेलू व्यवस्था से पॉसिबल नहीं था। टू मीट द डिमांड फॉर मोर गुड्स अ न्यू सिस्टम कॉल्ड द पुटिंग आउट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। पुटिंग आउट सिस्टम को सब कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम भी कहा जाता है। तो अब ऐसे में क्या हुआ, अब डिमांड ज्यादा है, तो इससे मिलने के लिए मतलब उतनी सप्लाई देने के लिए अब जो घरेलू व्यवस्था है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे। अब जो पहले मनमौजी वाला काम था वैसा तो चलेगा नहीं। ऐसे में क्या हुआ कि इन दिस सिस्टम द मर्चेंट सप्लाइड रॉ मटेरियल टू द आर्टिजन एंड लेटर सोल्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट इन द मार्केट। मर्चेंट्स कौन है, व्यापारी है, व्यापारी के पास क्या है, पैसा है, पैसा है, तो मर्चेंट ने समझ लो 100 रॉ मटेरियल ले लिया और 10 घरों को 10-10 रॉ मटेरियल उसने दे दिए, और दे के पूरा 10 अब बनाने की जरूरत नहीं है, तो उसने रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और सब कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम, पुटिंग आउट सिस्टम ला दिया कि भाई तुम लो 10 और तुम 10 फिनिश गुड बना के हमको इतने दिन में दे देना। और उसने क्या किया, 10 घरों को 10-10 बांटा, 100 लेके अपने हाथ में। इस सिस्टम को क्या कहा गया, पुटिंग आउट सिस्टम। इस तरह का सब कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम आया। रॉ मटेरियल मर्चेंट प्रोवाइड कर रहा है, लोगों को प्रोवाइड कर रहा, और एक वक्त पे वो उनसे फिनिश्ड प्रोडक्ट का सवाल भी करता था और उस फिनिश्ड प्रोडक्ट को मार्केट में बेच दिया करता था। The putting out system replaced the old domestic system and ultimately laid the foundation for the factory system. अभी जो परिवार है ना घरेलू व्यवस्था में, ये गरीब था बहुत ज्यादा, इसके पास रॉ मटेरियल नहीं थे, ज्यादा चीजें खरीदने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा अच्छे औजार खरीदने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए। तो ऐसे में मर्चेंट क्लास ने क्या किया, इनको हायर किया। अब ये सिस्टम क्या है, घरेलू व्यवस्था खत्म हो गई। क्यों, क्योंकि तो अब तो कोई है ना मर्चेंट जो कि सवाल करेगा कि भाई हम इतना दे रहे हैं और इतने दिन में हमको फिनिश्ड प्रोडक्ट चाहिए। तो ये घरेलू व्यवस्था तो एक तरह से रिप्लेस हो गई, बदल गई, और ये जो सिस्टम आया पुटिंग आउट, इसने जो है नींव रखी किसकी, फैक्ट्री सिस्टम की बुनियाद रखी।
फ्रॉम अबाउट 1750 टू 1850, ये तारीख है। इन ग्रेट ब्रिटेन अ इवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स नोन एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस। क्या हो रहा है इस साल में, इस 100 साल का दायरा दिया हुआ है 1750 से 1850 के बीच में ब्रिटेन के अंदर क्रांतिकारी बदलाव आया। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, और क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरी स्टेट लेवल पे, बड़े पैमाने पे। और क्या बदलाव आया, वो जो व्यवस्था थी चीजों को बनाने की, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने की, वो पुटिंग आउट सिस्टम से इंडस्ट्रियल सिस्टम तक आई, और इसी को कहा गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी कि आधुनिक औद्योगिक क्रांति। हिंदी में औद्योग बोलते हैं इसको। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वॉज अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी तरह से ये बदलाव था which changed the entire economy and society of the 18th century England and later spread to the other countries। ये जो पूर्ण रूप से जो बदलाव आया, एकदम चीजें बदलने लगी, जो मैन्युफैक्चरिंग वाला तरीका बदल गया, उसकी वजह से आर्थिक और सामाजिक जो स्थिति थी इंग्लैंड की वो भी पूरी तरह से बदल गई, और फिर धीरे धीरे ये फैली बाकी देशों में। लोगों ने इसको क्या किया, अपनाया। It significantly altered the method, technique and organization of production and distribution of goods। अब इसने क्या किया, इसने पूरी तरह से ऑल्टर कर दिया, मतलब पूरा चेंज कर दिया जिस तरह से चीजों को बनाया जाता था, जिस तरह से चीजों को ऑर्गेनाइज ढंग से प्रोडक्शन होता था और उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता था मार्केट के अंदर, वो सारी चीजें अब बदल गई थी। फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, क्या विशेषताएं थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, तस्वीरों से देख सकते हो कैसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, मशीनरी लगे हुए हैं और एक साथ कई लोग काम करते हैं, और जितना ये काम करते थे, जितने घंटे के लिए 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे तक काम करते थे, है ना। उस समय इनके पास ज्यादा राइट्स नहीं थे, क्योंकि उस समय कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, बस भाई मजदूरों से काम निकलवाओ किसी तरह। द डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वाज रिप्लेस्ड बाय फैक्ट्री सिस्टम। डोमेस्टिक यानी जो घरेलू व्यवस्था थी अब पूरी तरह से बदल गई थी, किसकी जगह पे, अब उसकी जगह पे फैक्ट्री सिस्टम आ गया था। इंस्टीड ऑफ होम, घर के बजाय, पीपल नाउ वर्कड इन फैक्ट्रीज। अब लोग सवेरे अपना टिफिन झोला लेके निकल गए और फैक्ट्री में काम करते थे। हैंडमेड मैन्युफैक्चरिंग वाज रिप्लेस्ड बाय पावर ड्रिवन मशीनरी। हाथ से जो चीजें बनती थी वो जाहिर सी बात है स्लो थी, तो अब वो चीजों में क्या बदलाव आ गया, अब पावर ड्रिवन मशीनरीज आ गई, बिजली वगैरह से चलने वाली मशीनें आ गई। मशीन्स कुड नॉट मैन्युफैक्चर गुड्स मच चीपली एंड क्विकली दैन मैनुअल लेबर। और मशीनों से क्या हो सकता था, देखो मशीनों का इस्तेमाल करके इंसानों से जहां 4 लगते थे वहां एक ही लग रहे हैं, और एक ही 4 का काम कर दे रहा है और 4 गुना काम कर दे रहा है, जैसे कि मैनुअल लेबर करता था उससे ज्यादा। इसका एक एग्जांपल ले लो अपने एग्रीकल्चर में, खेत पहले जोतने में क्या होता था, अगर 1 बीघा खेत हुआ करता था तो सुबह से लेकर शाम लग जाता था। अभी ट्रैक्टर बुला दो, वो 1000-1200 रुपए लेगा, 1 घंटे के अंदर पूरा खेत कोड़ के निकल जाएगा। स्मॉल स्केल प्रोडक्शन वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। छोटे छोटे घरों में क्या होता था, 2-2 3-3 लोग हैं और उनको चीजें मिलती थी, रॉ मटेरियल कहीं से जुगाड़ किया, फिर उसके बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया। स्लो सिस्टम था, प्रोडक्शन भी बहुत कम था। अब क्या हुआ, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है, एक साथ बड़ी सी फैक्ट्री है और उसके अंदर सैकड़ों लोग एक बार में काम कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, बड़े पैमाने पे चीजें बन रही हैं। The raw material and means of production used in factories were not owned by workers, but by rich trader and merchant known as capitalist। इस वर्ड को मैंने पहले भी यूज किया। जो पूंजीवादी थे, जो व्यापारी वगैरह थे, व्यापार करने वाले थे, उनकी सारी चीजें थी फैक्ट्रीज के अंदर, मजदूरों का सिर्फ खून और पसीना और जान था, इनका था सब कुछ, ठीक है। जो भी रॉ मटेरियल वगैरह और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिन चीजों से चीजें रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज की जाती है, वो सब किसका था, उन सब पे व्यापारियों का और पूंजीपतियों का अधिकार था। Why did industrial revolution begin in England? ये क्रांति यही क्यों आई, यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग का तौर तरीका क्यों बदला, बाकी किसी जगह पे क्यों नहीं हुआ, इसका क्या रीजन है? There were many factors that led to the industrial revolution in England।
और वो वजह क्या है, वो फैक्टर क्या है, देखते हैं। न्यू साइंटिफिक नॉलेज एंड इन्वेंशन, द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मैन्युफैक्चर गुड्स इनकरेज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। अब देखो क्या है कि वहां पे जो है विज्ञान का विकास हो रहा है। आपने पहले भी देखा था कि गैलीलियो वाले में हेलियोसेंट्रिज्म के ऊपर चर्च के खिलाफ उन्होंने क्या किया था, बहस की थी, है ना, उसकी आलोचना की थी, उसके साथ क्लैश कर गए थे, भिड़ गए थे। तो ये जो साइंटिफिक नॉलेज बढ़ रहा था, और इन्वेंशन क्यों हुआ, इन्वेंशन देखो जरूरत है। इन्वेंशन तब होगा जब डिमांड बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिमांड, कैसे चीजों को ज्यादा जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस किया जा सके। तो इसकी वजह से देखो एलियो विट्टे ने जो है कि द कॉटन जिम इंटरचेंजेबल पार्ट फॉर मस्केट्स बनाया। फिर उसके बाद हेनरी फोर्ड ने 1908 से 1913 में देखो ये कार बनी। स्टीम इंजन 1775 में आ चुका था। सिलाई मशीन, सेविंग मशीन 1844 में आया। फिर उसी दौरान 1850 लिखा था ना, 1750 से लेके 1850 तक में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए। 1807 में देखो, है ना, स्टीम बोट सर्विस आई हुडसन रिवर पे। फिर उसके बाद निकोला टेस्ला, यहाँ पे इंडक्शन इलेक्ट्रिक मोटर आया 1888 में। फिर अलेक्जेंडर ने यहाँ पे ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया 1876 में। टेलीग्राफ मिल चुका था 1836 में। ऐसे ही ये सारी चीजें देखो 1877 से 79 में आपको फोनोग्राफ, इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब भी मिल गई थी। सिलाई मशीन जो वो हॉर्स सेविंग मशीन थी वो 1851 में मिल गई। फिर एयरप्लेन आपका पहला ऑरवेल और विल्बर ने बनाया था 1903 में। रोडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन बना दिया 1892 में। तो इतने सारे आविष्कार यही हो रहे हैं, तो कहां पे तरक्की होगी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहां आएगा, यही तो सबसे पहले आएगा। सम इन्वेंशन दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो ये वो इन्वेंशंस हैं, ये वो इजाद है जिसकी वजह से सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहां आया, आपका यही आया यूरोप में। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, देखो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन देखो पहले, अभी तो ट्रैक्टर देखते हो, ये देखो पहले के टाइम की मशीन है, घोड़ा चला रहा है इनको, है ना, इस मशीन को। तो देखो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्षेत्र में भी, खेती बाड़ी में भी रिवॉल्यूशन आया। The agricultural revolution in England of the mid 17th century paved the way for industrial revolution। अब ये जो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन है, यही रास्ता पक्का करेगा किसके लिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इंप्रूव्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चर आउटपुट ऑफ इंग्लैंड। इंप्रूव्ड मेथड और बेहतर तरीकों का इस्तेमाल किया जाने लगा एग्रीकल्चर में। कंसोलिडेशन का मतलब होता है चकबंदी करना, छोटी छोटी जमीनों को मिलाकर एक बड़ा फार्म लैंड बनाना, ताकि क्या हो, एग्रीकल्चरल आउटपुट और ज्यादा बढ़ जाए इंग्लैंड के अंदर। यूज ऑफ न्यू टूल्स फॉर एग्रीकल्चर रिप्लेस्ड मैनुअल लेबर टू अ लार्ज एक्सटेंट। अब एक आदमी देखो इतनी बड़ी मशीन लिया है, 2 घोड़े की मदद से चला रहा है, खच्चर की मदद से चला लेगा। इसकी वजह से जो मैनुअल लेबर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा और लोग क्या होंगे, अब बेरोजगार होंगे। दिस लेबर फोर्स वाज देन डाइवर्टेड टुवर्ड द टाउन एंड सिटीज टू वर्क इन द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी फॉर लो वेजेस। अभी भी हम गांव में जाते हैं तो अभी जैसे जुलाई का मौका आएगा या फिर अप्रैल में, अभी जैसे धान कटेगा, गेहूं कटेगा अप्रैल में, तो ऐसे में देखते हैं कि जो औरतें होती हैं ना, वो 10-12 औरतें रहती हैं, उनका ग्रुप होता है और उनको सीजन में ही सिर्फ काम मिलता है। तो वो क्या करेंगी, वो गेहूं काटेंगी या धान बोएंगी, धान काटेंगी। ऐसे में क्या करती है, कई वो बोरे बनते हैं तो वो एक जौआ अपना हिस्सा लेके निकल जाती है। अब क्या होता है, अब ये सारी चीजें ट्रैक्टर की मदद से हो जाती हैं। बहुत सारे लोग बुआई वगैरह भी ट्रैक्टर की मदद से कर लेते हैं, निराई, गुड़ाई, कुड़ाई, सब इनकी वजह से। और जो पेस्टिसाइड वीडिसाइड्स है वो पूरे उनमें के घास पात भी पूरे खत्म कर देता है। तो इसलिए अब क्या है, उनका काम छिन गया है। अभी भी लेकिन कभी जाओगे तुम गांव एरिया वगैरह में तो आपको ये सब ऐसा मिल जाएगा। तो यहां जो मैनुअल लेबर को रिप्लेस कर दिया मशीनों ने, उसकी वजह से लोग बेरोजगार हुए और उनको शहरों की तरफ जाना पड़ा, नगर की तरफ, शहर की तरफ। और नगर और शहर की तरफ क्या है, फैक्ट्री है।
ताकि वो क्या कर सके, वहां पर काम कर सके। स्टेबल गवर्नमेंट आई यानी स्थायी सरकार, मतलब सरकार में भी ऐसा नहीं कि तुरंत तुरंत उलट फेर हो रहा है, स्टेबल गवर्नमेंट आई, उसमें स्टेबल रहा। इंग्लैंड इन द 17th सेंचुरी विटनेस्ड अ पीरियड ऑफ रिलेटिव पीस एंड स्टेबिलिटी। क्या है ये, गवाही देता है कौन, अपना इंग्लैंड, किस बात का विटनेस है, गवाह है कि रिलेटिव पीस एंड स्टेबिलिटी, स्थायीपन आया और साथ में शांति आई। इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम यूरोप एंड इट्स नेपोलियनिक वॉर। आइसोलेटेड मतलब इसने अपने आप को अलग रखा, अकेला रखा यूरोप से, बाकी यूरोप से, और नेपोलियनिक जो झगड़े वगैरह वॉर वगैरह चल रहे थे उससे। द रिलेटिव पीस इन इंग्लैंड प्रूव्ड नरिशिंग फॉर इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये जो शांति थी इंग्लैंड के अंदर, ये फिर आगे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, आर्थिक जो तरक्की है उसके लिए बहुत ही ज्यादा मदद की, ये फला फूला। अब वॉर से क्या संबंध है तरक्की का, वॉर से बहुत बड़ा संबंध है तरक्की का। क्यों, क्योंकि जब कभी भी वॉर होता है ना, तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बन रहे होते हैं अब उसमें वॉर प्रोडक्ट बनने लगते हैं, और जो खर्चा इकोनॉमी पे करना चाहिए अब वो वॉर पे होने लगता है। तो इसीलिए अगर कोई देश झगड़े में पड़ता है, वॉर में पड़ता है, तो हद से ज्यादा रिसोर्सेज का बर्बाद होना तय है। तो इसने अपने आप को अलग रखा, इसलिए इसकी तरक्की हुई। प्रोटेस्टेंट रिलीजन, रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन भी आपने देखा था कि रोमन कैथोलिक चर्च में कि किस तरह से क्लर्जी और पादरी वगैरह, प्रीस्ट वगैरह सब थे, वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लग गए थे, धन दौलत इकट्ठा करने में लग गए थे। तो जो प्रोटेस्टेंट वाला ग्रुप आया, जो मार्टिन लूथर को फॉलो करते थे कि चर्च के अंदर रिफॉर्मेशन होना चाहिए, तो उन्होंने भी क्या किया, इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया द राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड फर्दर मेड द एडवांसमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉसिबल। तो ये जो प्रोटेस्टेंटिज्म वाली आई सोच, जो बदलाव वाली ये सोच, प्रोटेस्टेंटिज्म क्या था कि भाई उनके पास ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए, वही मेन पावर नहीं होने चाहिए, ऑब्सोल्यूट ऑथोरिटी नहीं होना चाहिए चर्च। तो इसकी वजह से कैपिटलिज्म, पूंजीवाद को क्या मिला, सहारा मिला, इससे इनकरेज हुआ, प्रोत्साहित हुआ, और इसकी वजह से जो है मदद मिली, एडवांसमेंट हुआ किसका, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, यानी कि औद्योगिक क्रांति का, और विकास हुआ इसकी वजह से, इस सोच की वजह से। सरप्लस कैपिटल, सरप्लस कैपिटल का मतलब, सरप्लस का मतलब ही होता है एक अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा, जरूरत से ज्यादा। An active involvement in overseas trade and commerce and booming cotton industry faced England immense foreign wealth. अब क्या कह रहा है, कह रहा है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल लगातार क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है समंदर पार के क्षेत्रों से, देशों से, और इसकी वजह से व्यापार व्यवसाय क्या हो रहा है, फलेगा फूलेगा, बूम करेगा, क्या, कॉटन इंडस्ट्री। और ये जो फल फूल रहा है इनका कॉटन इंडस्ट्री, इसकी वजह से इंग्लैंड को ये दे रहा है, फेच कर रहा है ढेर सारा, इमेंस मतलब बड़ा, ढेर सारा फॉरेन वेल्थ, बाहरी वेल्थ इसको मिल रहे हैं। सब कुछ कहां आ रहा है, इंग्लैंड के अंदर आ रहा है। This surplus capital was then used to foster new scientific ideas and develop new industries. अब ये जो एक्स्ट्रा सरप्लस कैपिटल आ रहा है, अतिरिक्त आ रहा है, वो क्या किया जाएगा, जैसे सेविंग्स होती है तो आप सेविंग्स का क्या करते हो, सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट करते हो, कहीं पैसा लगाते हो। तो वैसे ही यहाँ पे सरप्लस कैपिटल आया, तो उस सरप्लस कैपिटल को बढ़ावा देने में, साइंटिफिक आइडियाज को और नए इन्वेंशंस में, डेवलपमेंट में दिए जाने लगे, और इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप हो, और मशीनरी वगैरह अच्छी हो, बेहतर हो। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, ये तो बात कर ही चुके हैं कि एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन जब आया था, एग्रीकल्चर में जब मशीनों का इस्तेमाल होने लगा तो लोग बेरोजगार हो गए थे। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, इसको हिंदी में कहते हैं मशीनीकरण, यानी कि जहां पे मैनुअली काम हो रहा था, मशीन के थ्रू वहां काम होने लगा, तो इसकी वजह से लोग क्या हुए, बेरोजगार हो गए। 100 लोगों का काम एक अकेला मशीन कर दे रहा था,
these people migrated to cities and town in search of jobs. अब इनके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, खेती बाड़ी वाला मामला अब मशीनों से चल रहा है, तो ऐसे में ये शहर की तरफ चले जा रहे थे काम ढूंढने के लिए. This created an enormous labor force ready to work in factory for low wages. और इसकी वजह से बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी और उसकी वजह से लोग कम पैसे में भी काम करने को तैयार थे. अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड आयरन, कोयला और लोहे की बात करें तो कोल एंड आयरन वेयर द एसेंशियल रिसोर्सेज ऑन विच द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज बिल्ट. तो कोल क्या है, देखो मशीनों से, मशीनों के जो पार्ट्स बनेंगे वो आपके लोहे से बनेंगे और जो उसको ईंधन मिलेगा वो कोयले से मिलेगा. तो ये दोनों ही चीजें इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. आयरन वाज यूज्ड टू मेक मशीन एंड कोल वाज यूज्ड टू रन देम. वही बात मैंने बताई, बोथ वेयर इन अबंडेंस इन नॉर्थ इंग्लैंड. और नॉर्थ इंग्लैंड में, इंग्लैंड के उत्तरी हिस्से में ये बहुत ज्यादा थे, तो इसलिए और ज्यादा बढ़ावा मिला. नेवल सुप्रीमेसी, नेवल सुप्रीमेसी, नेवल होता है आपका नौसेना, है ना, जो आपका समुद्र पे लगी रहती है, समुद्र के रास्ते जो है सीमाओं की रक्षा करती है या फिर जाकर कहीं आक्रमण करती है. तो ये जो नेवल सुप्रीमेसी था ये किसके पास था, ये भी आपका इंग्लैंड के पास था. द इंग्लिश नेवी नोन एज द रॉयल नेवी. इंग्लिश नेवी को क्या कहा जाता था, रॉयल नेवी यानी कि शाही नौसेना कहा जाता था. was one of the strongest navies of the world. अरे भाई दुनिया की सारी नौसेनाओं में से ये सबसे ज्यादा ताकतवर मजबूत थे. When industrial revolution began, the Royal Navy was used for trade and exploration and to acquire colonies is in Asia and Africa. जब यहाँ पे देख रहे हो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई थी, तो जो रॉयल नेवी है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है व्यापार के साथ साथ एक्सप्लोर करने के लिए भी, कि नए ट्रेड रूट फाइंड किए जाए, नई जमीनें खोजी जाए और कॉलोनीज एक्वायर किए जाए एशिया और अफ्रीका में. मतलब वहां जाकर कॉलोनीज बनानी है, कॉलोनियल रूल लेके आना है. क्यों, क्योंकि इनके अंदर इंपेरियलिज्म का भावना था, यानी साम्राज्यवादी थे. ये सोचते थे ना कि हम जो है ना काफी सुपीरियर हैं और हमारा कल्चर वगैरह, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सबके ऊपर थोपे. तो ये एक्वायर कर रहे थे कॉलोनीज अफ्रीका में और एशिया में, इनकी मदद से नेवी की. तो दीज कॉलोनीज वेयर यूज्ड एज सप्लायर ऑफ चीप रॉ मटेरियल एंड रेडी मार्केट फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट. देखो दोनों ये काम कर रहे थे, हमारे साथ भी, हमारा भी यही है ना एशिया में, तो हमारे साथ भी इन्होंने यही किया. क्या किया कि हमको इस्तेमाल किया कि भाई सप्लाई करेंगे हम सस्ता रॉ मटेरियल, कच्चा सामान और रेडीमेड प्रोडक्ट भी हमारे ही मार्केट में आके बेच ले रहे थे. ठीक है, मशीन वाले गुड्स हमारे यहाँ आके हम ही को बेच रहे थे. दिस स्टिमुलेटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ. और इसने क्या किया, इनकरेज किया, बढ़ावा दिया किसको, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को. फर्दर स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कैसे ये देखो आगे फैलता चला जाएगा. ओरिजिनेटिंग इन इंग्लैंड, शुरुआत हुई इंग्लैंड में. द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट स्प्रेड टू इट्स नेबरिंग कंट्रीज लाइक बेल्जियम, फ्रांस एंड जर्मनी. देखो किस किस सन में कहां पे फैला, यहाँ पे बढ़ने लगा अगल बगल के देशों में. सून आफ्टर इट स्वेप्ट अक्रॉस द होल ऑफ यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और जल्द ही ये चारों तरफ चला गया, इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक, और पूरे यूरोप में साथ साथ फैलता चला गया, बढ़ता चला गया. इनिशियली यानी शुरुआत में अदर कंट्रीज कॉपीड टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंग्लैंड. अब भाई पहले से ऑलरेडी किसी के पास है तो क्या करोगे, कॉपी ही करोगे. तो ये लोग पहले कॉपी कर रहे थे. हाउएवर लेटर दे डेवलप्ड देयर कैपेबिलिटीज एंड कंट्रीज लाइक जर्मन and the USA surged ahead of England. यानी कि वो आगे निकल गए, किससे आगे निकले, यूएसए और जर्मनी अपनी कैपेबिलिटीज की वजह से, यानी कि अपनी क्षमता के हिसाब से. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आप कभी किसी
जगह पे आप देखो मकान बनवाने में, जैसे मकान जब बनता है किसी मोहल्ले में, सोसाइटी में, अगल बगल में, तो वो देखते हैं पहले कि पड़ोसी ने क्या लगाया। अब उसने जो कुछ लगाया है उससे बेहतर वो लगाते हैं अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, फिर उसमें कुछ अपना दिमाग लगाते हैं और फिर वो तीसरा बनाएगा उससे ज्यादा बेहतर करेगा। तो यहाँ पे इंग्लैंड से कॉपी तो कर रहे थे, लेकिन जब अपने यहाँ उन लोगों ने ये सारी चीजें शुरू की तो खुद की कैपेबिलिटीज की वजह से वो आगे बढ़ निकले। किससे? इंग्लैंड से। The USA soon became the leading industrialized nation of the world। और USA क्या बना? लीडिंग, यानी कि सबसे मेन हेड बना, नेतृत्व करने वाला, है ना, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन बना पूरी दुनिया का। जापान वाज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू बी इंडस्ट्रियलाइज्ड। और जापान पहली एशियन कंट्रीज थी जो पूरी तरह क्या हुई? इंडस्ट्रियलाइज्ड हुई। Industrialization in Russia started after the Russian Revolution in 1917। इंडस्ट्रियलाइजेशन कब शुरू हो रहा है? रशिया के अंदर रशियन रिवॉल्यूशन के बाद शुरू हो रहा है, जो 1917 में हुआ था। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्प्रेड टू द होल वर्ल्ड। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ? पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन फिर उसके बाद फैलता चला गया। पहले तो पड़ोसी देशों में फैला, फिर उसके बाद पड़ोसी देशों से इधर आपका अमेरिका तक आया, यूएसए तक, और फिर इसके बाद धीरे धीरे बढ़ता हुआ पूरी दुनिया में फैल गया। इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंपैक्ट मतलब होता है प्रभाव पड़ना, असर होना। क्या असर हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का? द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नॉट ओनली मार्क द डॉन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, it changed the very structure of the human society, radically transforming its economy, politics and organization। अब ये जो नई सुबह हुई, डॉन किसको कहते हैं? वो वाला नहीं जिसको पकड़ना नामुमकिन है, ये डॉन भोर वाला डॉन है। तो ये जो भोर वाला डॉन है, सॉरी भोर वाला नहीं, ये जो सुबह हुई, टेक्नोलॉजी की, नए नए टेक्नोलॉजी का विकास होने लगा और नई नई चीजें उत्पन्न की जाने लगी, इनोवेशन हुआ। तो इसकी वजह से जो पहले से ढांचा था पूरे देश का, पूरे दुनिया का, वो अब धीरे धीरे बदलेगा और इंसानी समाज जो है, समाज के अंदर बदलाव आएगा। रेडिकली मतलब पूरी तरह से बदलेगा। आर्थिक व्यवस्था बदलेगी, राजनीतिक व्यवस्था बदलेगी, और जो संगठन वगैरह हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब अपना बदलेंगे। ठीक है। फर्दर डिक्लाइन ऑफ द फ्यूडलिज्म एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म। अब फ्यूडलिज्म जो है कि जो मिडिल एज में चल रहा था वो धीरे धीरे खत्म होगा। अब क्या होगा? कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिलेगा। फ्यूडलिज्म कोई लैंडलॉर्ड सिस्टम वगैरह। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मार्क्ड द फाइनल फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मेडिवल फ्यूडलिज्म टू द मॉडर्न कैपिटलिज्म। अब ये जो इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक क्रांति आई, इसकी वजह से जो मेडिवल फ्यूडलिज्म वाला सिस्टम था, जिसमें सम्राट वही टॉप पे था और नीचे आपके बाकी सब थे, और वो बीच में लैंडलॉर्ड वगैरह से लेके सब थे, और नाइट्स वगैरह जो है रक्षा करते थे। तो जो फ्यूडल वाला सिस्टम था, मोनार्क वाला, वो मोनार्क वाला सिस्टम अब क्या होगा? धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और किसका इजाद हो रहा है? आधुनिक पूंजीवाद का इजाद हो रहा है। पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिस्ट जो होंगे अब वो देश को चलाएंगे। द वेस्टर्न वर्ल्ड विटनेस्ड द राइज ऑफ अ फुल फ्लेज्ड, यानी पूरी तरह से विकसित कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बेस्ड ऑन लार्ज स्केल कमोडिटी प्रोडक्शन एंड मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि ये व्यवस्था कैसी है कि इसमें जो है कैपिटलिस्ट हैं, वो सारी अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं, और क्या हो रहा है? बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन हो रहा है और मार्केट इकोनॉमी है। विद द डॉन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अब ये जो सुबह हुई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, मर्चेंट एंड स्मॉल बिजनेसमैन बिगेन टू एक्यूमुलेट वेल्थ एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जो आपके व्यापारी वगैरह हैं वो, और छोटे जो बिजनेसमैन हैं, वो क्या करेंगे? उनके पास अब धीरे धीरे धन जमा होने लगा और वो पॉलिटिकल यानी राजनीतिक इन्फ्लुएंस भी जो है प्राप्त कर रहे हैं।
जैसे कि चच्चा विधायक हैं हमारे, कुछ भी कर देंगे, तो वैसा वाला इनको राजनीतिक इन्फ्लुएंस भी मिल रहा है। Soon the feudal landlord who had enjoyed economic and political dominance earlier lost their influence and there was rise of wealthy and powerful capitalist class। देख रहे हो ना, फ्यूडल सिस्टम में जो लैंडलॉर्ड वगैरह थे भाई, जमींदारी वगैरह चल रही थी, तो जो वो पहले आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा फलते फूलते थे, वो क्या हुए, उनका जो राजनीतिक दबदबा था, डोमिनेंस का मतलब होता है दबदबा, वो पहले जो था उनका वो खत्म हो गया, अपना प्रभाव भी वो खो चुके, और अब कौन बढ़ रहा है आगे, अमीर और मजबूत कैपिटलिस्ट क्लास बढ़ रहा है, पूंजीवादी, जो पूंजी लगा रहे हैं, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, हजारों वर्कर को काम करवा रहे हैं, अब वो बढ़ रहे हैं। द कैपिटलिस्ट क्लास फर्दर इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट policies which advanced their vested interest and political power। अब ये जो कैपिटलिस्ट हैं, इनका दबदबा हो रहा है फ्यूडल लैंडलॉर्ड वगैरह का, इनके पास अब धन जहां आ रही है कैपिटलिस्ट वगैरह के पास, तो इन्होंने क्या किया, प्रभावित किया, इन्फ्लुएंस किया गवर्नमेंट को, सरकार को, और जो इसमें इनका अपना फायदा है वैसी पॉलिसीज वगैरह, नीतियां वगैरह भी इन्होंने जो है करवाई, बदलवा दी है ना, पॉलिटिकल, जिसमें इनका अपना खुद का स्वार्थ है वो इन्होंने करवाया और पॉलिटिकल पावर गेन किया। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और व्यवसाय का एक्सपेंशन हुआ। The increase in manufactured product in industrialized countries compelled them to sell surplus goods to underdeveloped countries। अब आप ही सोचो, जहां जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, वहां पे क्या हो रहा है, बराबर कैटेगरी की गुड्स बन रही हैं, तो अब जब जहां जहां पे फुल्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है या मैक्सिमम तक पहुंच चुका है, वहां सेम कैटेगरी का गुड्स हो रहा है, और जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, वहां देश में जितने लोग हैं उससे ज्यादा प्रोडक्शन है, तो एक्स्ट्रा यूनिट कहां लेके जाएंगे, तो एक्स्ट्रा यूनिट को उनको कहीं और बेचना पड़ेगा, तो किसी और देश में, तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में वो ले जाकर बेचने लगे। This led to the increase in import and export between different countries to the world। अब जहां कहीं भी गुड्स को लेके जाएंगे तो वहां से कुछ चीजें आयात करेंगे, कुछ चीजें निर्यात करेंगे। Also, demand for raw material to feed growing industries promoted industrialized nation to look for nation having abundant and cheap natural resources। इंडस्ट्री किस चीज से चलती है, रॉ मटेरियल से चलती है। फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो भाई जितने रिसोर्सेज एक देश के अंदर होंगे, एक टेरिटरी, एक क्षेत्र के अंदर होंगे, वो लिमिटेड होगा। हमारे इस रूम का स्पेस लिमिटेड है, अगर हम चाहते हैं एक और जगह पे बोर्ड लगाए, एक और बंदा पढ़ाए, तो मुझे एक और कमरा लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही रिसोर्सेज कम पड़ने लगे, तो रिसोर्सेज के लिए वो ऐसा देश तलाशने लगे, ऐसी जगह, ऐसी टेरिटरी तलाशने लगे जहां से चीप रॉ मटेरियल, सस्ते दामों में रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को मिल सके और भारी मात्रा में मिल सके। To make profit, industrialized countries continuously search for new market to sell their finished product, resulting in expansion of overseas trade and commerce। तो अपना फायदे के लिए क्या करने लगे, ये जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थे जहां पे उद्योग अच्छे से था, है ना, कंटिन्यूअसली लगातार खोज रहे थे भाई, नया नया मार्केट मिले, नई नई जगह मिले जहां पे अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया हुआ सामान बेच सके, और इसकी वजह से समुद्र पार जो ट्रेड था वो और ज्यादा व्यापार व्यवसाय बढ़ता ही रहा। फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, ये तो आपने पढ़ा है कि फैक्ट्री सिस्टम में लार्ज स्केल प्रोडक्शन यूजिंग मशीनरी मार्क द डिपार्चर फ्रॉम द ओल्ड सिस्टम ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। अब बड़े पैमाने पे हजारों लोग जो है साथ में लगे हुए हैं और एक साथ क्या कर रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं। तो पुराना वाला जो व्यवस्था है, घरेलू व्यवस्था, वो खत्म हो चुका। Thus, the factory system immediately replaced domestic system of production। अब क्या हुआ, जो फैक्ट्री सिस्टम है उसने पूरी तरह से इमीडिएटली, तेजी के साथ घरेलू व्यवस्था को खत्म कर दिया। राइज ऑफ द मिडिल क्लास,
अब जो मिडिल क्लास है वो राइज करेगा। कैसे, वो देखो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन resulted in the rise of a new social middle class which appeared between the capitalist and the working class। देखो, कैपिटलिस्ट सबसे ऊपर है, जो पूंजीवादी हैं, जो पैसा लगा रहे हैं। दूसरा वर्किंग क्लास, यानी जो काम करने वाले मजदूर वगैरह, आर्टिसन, क्राफ्टमैन हैं, लेबर हैं, इनके बीच में जो कैटेगरी आती है उसी का नाम है मिडिल क्लास। इट कंसिस्टेड ऑफ स्किल्ड वर्कर, मैनेजर, क्लर्क, अकाउंटेंट एंड अदर। तो देखो यहाँ पे बता भी दिया कि इसमें कौन वर्क कराएंगे, स्किल्ड, जो कुशल है, जो गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करने वाले, जो मैनेजमेंट देखते हैं, जो बाबू वगैरह क्लर्क है, या फिर जो लेखा वही खाता वगैरह देखते हैं, और दूसरे ऐसे स्किल्ड वन आएंगे। तो ये मिडिल क्लास राइज करेगा। फिल्मों में भी देखा होगा, पुरानी फिल्मों में जो मजदूर वगैरह ढूंढ के लेके जाते हैं, शहरों में काम दिलवाते हैं, वो बैठ के एकदम खाते पीते रहते हैं, है ना, और उनको कोई काम नहीं करना रहता। तो ये वही क्लास है भाई, मिडिल क्लास है। कईयों को देख रहे हैं या फिर बहुत सारी चीजें संभाल रहे हैं, सुपरविजन दे रहे हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्पैरिटी। अब देखो भाई, आर्थिक और सामाजिक क्या आएगा, ये डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आएगा। अमीर होंगे, अमीर होंगे, गरीब गरीबी रह जाएगा। देखो कैसे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेड टू द डिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमी ऑन द कैपिटल। अब ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आर्थिक व्यवस्था किसके ऊपर डिपेंड है, पूरी की पूरी कैपिटल के ऊपर, है ना, पूंजी के ऊपर। द रिच कैपिटलिस्ट ओन्ड एंड कंट्रोल्ड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो अमीर पूंजीवादी थे, बहुत सारा पैसा है, तो हमने क्या किया, सारा कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया, खरीद लिया, और जैसे चाहे फिर वो काम करवा रहे हैं। तो इन लोगों ने कंट्रोल में ले लिया। दे amassed immense wealth at the expense of working class who were given minimum wages। देखो, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन से शहरों की तरफ गांव वाले आ चुके थे, और इतनी ज्यादा भीड़ थी कि लोग कम से कम पैसे में भी ज्यादा से ज्यादा काम करने को तैयार थे। ठीक है, तो ऐसे में क्या करने लगे कि ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है, इसने सारे जो है रिसोर्सेज वगैरह अपने कब्जे में ले लिया, और मींस ऑफ प्रोडक्शन सारा कुछ खरीद के अपने हाथों में रखा। और ये लोग क्या करते थे, इनकी कीमत पे, वर्किंग क्लास की कीमत पे अपना प्रॉफिट बना रहे थे, अपना वेल्थ बना रहे थे, और इनको कम पैसा दिया जा रहा था। This resulted in economic and social inequality wherein a few capitalists controlled the lives of working class and had access to wealth and influence। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ ही पूंजीवादी हैं जिनके हाथों में पूरे इंडस्ट्री वगैरह है, और वो क्या कर रहे हैं, वर्किंग क्लास की जिंदगी चला रहे हैं। जिसको मन में आएगा काम देंगे, जो कम पैसे में काम करेगा उससे काम करवाएंगे, जो काम करने के लिए आ गया घंटों घंटों काम करवाएंगे, जैसी तैसी कंडीशन में करवाएंगे। अर्बनाइजेशन, भीड़ भाड़, शहरीकरण। The industrial revolution led to mass migration of people from rural areas to urban areas। अभी करंट सिचुएशन की हमसे बात करो तो इलाहाबाद की बात देखो, पटना की बात देखो, दिल्ली की बात देखो, कहीं पर भी आप देखो, जहां बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्या वो डेली अप डाउन कर पा रहे हैं? क्या चंदौली का लड़का वाराणसी, मैं यहाँ चंदौली डिस्ट्रिक्ट में हूँ, तो क्या चंदौली का लड़का वाराणसी डेली जाए, डेली आए, पढ़ के क्या पॉसिबल है? काम करना क्या डेली जाना डेली आना पॉसिबल है? नहीं। लोग जहां जा रहे हैं, हफ्ते दिन, 20 दिन, महीने भर तक वहीं ठहर जा रहे हैं, वहीं कमरा ले रहे हैं, और वहीं सोना खाना कर रहे हैं, ताकि आने जाने का वक्त भी बचे और आने जाने का खर्च भी बचे। तो ऐसे में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से लोग क्या करने लगे, गांव से शहर की तरफ जाने लगे। और जाने लगे तो ऐसा नहीं कि तुरंत लौट के आ जाएंगे, भाई रहना भी शुरू किया। Mechanization of agriculture rendered many people in villages unemployed। rendered का मतलब होता है बना देना, तो मशीनीकरण आ गया एग्रीकल्चर में, पहले भी पढ़े, उसने क्या किया, लोगों को बेरोजगार बना दिया। Most of them came looking for jobs in these industrialized cities and towns। तो ये जो इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटीज है, ऐसे शहर जहां पे फैक्ट्रीज वगैरह है, इंडस्ट्री वगैरह है, तो यहां पे ये नौकरी ढूंढने के लिए आ गए। डिवीजन ऑफ लेबर।
People working in factories were assigned specific tasks which suited their expertise and skills. लोगों को जिस तरह का हुनर था लोगों में, लोगों को वही काम दिया जाता था ताकि वो उस काम को बेहतर तरीके से कुशल पूर्वक कर सकें. This division of labor proved useful in producing quality product. जैसे फोर्ड वाली में उसका भी अगर आएगा तो तुम देखना कि उसमें एक व्यक्ति को एक ही काम दिया जाता था, वो एक ही काम करता था. और आप भी कभी भी देखना लाइफ में सिर्फ एक काम कर रहे होगे तो आप अपने आप उसमें क्या हो जाओगे, स्पेशलाइज्ड हो जाओगे. तो ये जो डिवीजन था लेबर का कि अलग अलग लोग को अलग अलग काम बांट दिया गया था, तो ये बहुत उपयोगी हुआ अच्छी क्वालिटी के चीजों को बनाने में. हार्श लिविंग कंडीशन इन सिटीज. भीड़ भाड़ तो देख ही रहे हो, पहले की भी तस्वीरों में भीड़ भाड़ देखी होगी गलियों में, स्ट्रीट्स में. तो अब देखो बहुत बुरे कंडीशन में लोग रह रहे थे शहर के अंदर. इन वेक ऑफ द मास माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस द न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटीज ग्रू अनचेक्ड एंड अनप्लान्ड. अनचेक्ड अनप्लान्ड मतलब जिसको जहां मन किया वहीं पे अपना तंबू गाड़ा, लगाया और सो गया. तो जो शहरों से आबादी आ रही थी वो गांव से जो आबादी आ रही थी शहरों की तरफ, अब वो कहीं पे भी जहां उनका समझ में आ रहा था वहीं अपना तंबू वगैरह लगाया, घर वगैरह टाइप का बसाया. और वो भी कैसा, टेम्परेरी शेल्टर वगैरह, और कोई ध्यान देने वाला नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, जिसको जिधर आया तिधर बिधर होते हुए अपना पूरा लगा डाला. These cities became overpopulated, forcing many to live in small spaces. कोई इंडस्ट्री छोड़ के दूर बसेगा? बिल्कुल नहीं बसेगा. कोई शहर से ज्यादा दूर बसना चाहेगा? बिल्कुल नहीं. जाने आने में देर लगेगा, दिक्कत लगेगी, और रिसोर्सेज सारे वहीं मौजूद है, शहर के करीब रहना है. तो ऐसे में क्या हुआ, लोग ओवर पॉपुलेटेड जीने लगे, यानी कम एरिया में बहुत ज्यादा लोग जीने लगे. फोर्सिंग मेनी टू लिव इन स्मॉल स्पेसेस. बहुत सारे लोग तो छोटी छोटी जगहों में रहने लगे. काउंटलेस अनगिनत स्लम्स, झुग्गी झोपड़ी व्यू इन टाइम where people lived in unhygienic condition. मैले कुचैले जगह पे, मैले कुचैले स्थिति में लोग रहने लगे. नाली वगैरह की व्यवस्था नहीं, एक का पानी गिर रहा है दूसरे के दरवाजे के सामने से गुजर रहा है. This squalid यानी मलिन गंदा कंडीशन led to disease like cholera, smallpox, influenza and typhoid. और इस गंदगी की वजह से इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां होने लगी. Many widespread epidemics were recorded in London during 1800 to 1846. कहा जाता है ना हर 100 साल पे पैंडेमिक आता है, तो उस समय भी एपिडेमिक्स आया हुआ था जो कि रिकॉर्ड किया गया लंदन में 1803 से 1846 के बीच में, है ना. Which claimed thousands of human lives, mostly slum dwellers. और जो कि जिसमें क्लेम किया जाता है कि हजारों जिंदगियां लोगों की खत्म हो गई, ज्यादातर झोपड़ी झुग्गी वासियों की, क्योंकि इन्हीं को मेनली रिसोर्सेज वगैरह सही से अवेलेबल नहीं हो पाते, और इन्हीं का जो है इलाका क्या रहता है, ये झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, अनप्लान्ड अनचेक्ड हैं. तो ऐसे में गंदगी रहती है, उसकी वजह से जैसे अपने यहाँ कोरोना में हजारों जिंदगियां चली गई, तो उस टाइम में भी एपिडेमिक आया हुआ था. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर. देखो जो काम करने वाले थे ना उनका शोषण होता था. अभी भी बता रहा हूं, अभी भी कई जगह पे हमने देखा है 2-2, 3-3 दिन की मजदूरी रोक के रखी जाती है. क्यों? ताकि अगले दिन वो अगला बंदा काम करने के लिए आएगा. जो सैलरी दी जाती है टीचर्स को, मेनली मैं बात कर रहा हूं, मैंने स्कूल में पढ़ाया हुआ है, तो अगर एक को ज्वाइन किया तो अगले एक को उसकी सैलरी मिलनी चाहिए. तो एक के बजाय वो क्या करते हैं ना, इसको 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में सैलरी देते हैं. अभी 10 से 15 में देने का क्या है कि अगर आप ये एक महीना तो हो गया, लेकिन 10 से 15 को देने का मतलब ये है कि अब कोई भी बंदा अगर 12 तारीख या 15 तारीख को सैलरी ले रहा है तो वो क्या सोचेगा, अरे यार 15 दिन बाद फिर महीना पूरा हो जाएगा. तो इस तरीके का इस होता है. तो यहाँ पे मेनली क्या है, एक्सप्लॉयटेशन. ये उससे रिलेट मत कर देना, ऐसा भी चलता है भाई सिस्टम. हाँ, तो शोषण होता है मेनली, और लोग मजबूर होते हैं काम करने के लिए. ये एक तरह का शोषण है. टीचर्स में एकदम बिल्कुल भी नहीं जाना, उनकी बात नहीं कर रहा हूं. मजदूरों में ऐसा होता है 2-2, 3-3 दिन का पेमेंट रोका रखा जाता है, और कहा जाता है कि आप काम करेंगे तो पिछला हिसाब चुकता होगा, नहीं करेंगे तो नहीं चुकता होगा. तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ मास एम्प्लॉयमेंट इन हिस्ट्री. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है
निशानी है कि भाई इस टाइम में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को दिया गया। द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेड द वर्कर्स एंड पेड देम मीजली वेजेस। जो पूंजीवादी थे वो शोषण करते थे काम करने वालों का और उनको छोटा वेतन देते थे। क्यों? क्योंकि एक काम के लिए 10 लोग मौजूद हैं। अगर एक को 100 रुपए में बोलो और तुम कह दो वो 100 बोले, तुम कहो नहीं 90 देंगे, 10 में से पक्का 9 तैयार हो जाएंगे, हम 90 में कर देंगे। फिर कहोगे नहीं 80 देंगे, तो उस 9 में से भी 2 से 3 तैयार हो जाएंगे कि हाँ 80 में कर देंगे। और उसमें भी कोई ऐसा होगा जो 3-4 दिन से जिसको काम नहीं मिला होगा, वो कहेगा भैया और कम में कर देंगे। There was no concept of worker right and they were forced to work for low wages and inhuman अमानवीय वर्किंग कंडीशन। ऐसी जगह जहां इंसानों को नहीं होना चाहिए। तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि भाई जो काम कर रहे हैं उनके पास खुद का अपना कोई अधिकार वगैरह होगा। उनको फोर्स किया जाता था, जबरदस्ती किया जाता था कि भाई कम पैसे में तुमको काम करना है तो करो। और इनह्यूमन कंडीशन यानी साफ सफाई, वेंटिलेशन वगैरह से लेके बहुत सारी चीजों की व्यवस्था नहीं थी। The worker did not have any job security and could be fired any time। जब मन किया चलो भाई काम से निकलो, है ना, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। There were no definite working hour and the worker were made to work as long as 16 hours। कोई जैसे आज फिक्स है ना हफ्ते में 48 आवर्स और डेली में 8 आवर्स मैक्सिमम, 8 to 10 आवर्स। लेकिन उस टाइम में क्या था, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं था, ऐसा कोई अधिकार नहीं था। भाई घंटों घंटों 16-16 घंटे तक वो लोग काम करते थे। नो कंपनसेशन वाज गिवन टू वर्कर इन केस ऑफ इंजरी और डेथ व्हाइल वर्किंग। काम करते समय चोट लग गई, कुछ हो गया तो ना कोई कंपनसेशन दिया जाता था और ना ही वर्किंग कंडीशन अच्छी थी इंजरी वगैरह या डेथ वगैरह पे। ऐसी एक पिक्चर मैंने देखी है, नाम नहीं याद आ रहा है। कादर खान था, उसका हाथ कट जाता है दोनों बाजू, तो रस्सी लगा के जाए और वो मशीन में, कपड़े की मशीन में किसी को बचाते हुए उसका हाथ कट जाता है दो का दोनों। तो वो जो है कि फिर वो रस्सी वगैरह लगा के वो जो है कार्ड पे सामान ढोता था। तो भाई ऐसा होता था, बिल्कुल फिल्मों में भी देखा है हमने। चाइल्ड लेबर, बच्चों से भी काम करवाया जाता है। चिल्ड्रेन वेयर, हर दुकान पे छोटू मिलेगा और वो छोटू अपने घर का बड़ा होता है, सही बात है। चिल्ड्रेन वेयर एम्प्लॉयड इन लार्ज नंबर इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। जो फैक्ट्रीज वगैरह होती थी, जो खदान वगैरह होती थी, उसमें बच्चों को ज्यादा लिया जाता था। They did almost as much as work as adult for extremely low wage। एकदम कम पैसे के लिए। शादी ब्याह पड़ा हुआ था तो बगल में खेत था, तो वहां पे जो है ना सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई थी, ग्लास, दोना, पत्तल वगैरह सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था। तो 2 बच्चे थे, लड़का और लड़की थे, छोटे छोटे एकदम बच्चे थे, वो कूड़ा बीन रहे थे। तो पता है सिर्फ 50 रुपए में 2.5 घंटे तक में उन्होंने पूरा का पूरा वो जो है मैदान साफ किया। जिनके यहाँ शादी थी उन्होंने सिर्फ 50 रुपए में 2 भाई बहन से वो 2.5 घंटे तक लगातार पूरा बिनवा के किनारे करा के जलवाया। तो सोचो आज भी भाई बच्चे काम तो उतना ही करते हैं लेकिन पैसा एक्सट्रीमली लो वेजेस मिलता था उनको। No government law was in place to protect these children from the wrath and exploitation of brutal capitalists। wrath मतलब होता है क्रोध। कोई सरकार नहीं है कि इन बच्चों को प्रोटेक्ट करे, बचाए उनके गुस्से से, उनके शोषण से, जो ब्रूटल है। ब्रूटल का मतलब होता है क्या कह सकते हो, क्रूर। हाँ, क्रूर होता है। पूंजीवादी थे उनसे। Who were adamant, adamant का मतलब था सख्त होना, अटल होना है, करो तो करो। वो बिल्कुल सख्त थे शोषण करने में। Their labor to accumulate the surplus capital, ताकि और एक्स्ट्रा पैसा जमा हो सके, सरप्लस कैपिटल मिल सके। सरप्लस कैपिटल कैसे होगा भाई साहब, कम पैसे में हम काम करवाएंगे तो मजदूरी भी तो हमारी बचती चली जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, व्यापार संघ है ना, संगठन बनाना। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्किंग क्लास बाय द कैपिटलिस्ट लेड टू वेरियस प्रोटेस्ट बाय द वर्कर। अभी जो शोषण चल रहा था वर्किंग क्लास का पूंजीवादियों की वजह से, तो इसकी वजह से लोग क्या करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, आंदोलन करने लगे, इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे। The worker unified and organized themselves into labor union or trade union।
यानी कि मजदूर संघ बनाया उन्होंने या फिर व्यापार संघ बना के जो है अपने आप को यूनिफाई यानी एकत्रित किया, ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, लाडला पिक्चर था ना, उसमें भी अनिल कपूर था। विच फॉट टू प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर, और ये क्या करते थे भाई, ये लड़ते थे किसके लिए, अपने हक के लिए, अपने प्रोटेक्शन, अपनी रक्षा के लिए लड़ते थे, और इंटरेस्ट ऑफ वर्कर यानी कि वर्कर्स का भी फायदा देखना चाहिए। दिस ट्रेड यूनियन वांटेड टू इंश्योर, ये क्या गारंटी चाहते थे, ये चाहते थे इंक्रीज ऑफ मिनिमम वेजेस, जो न्यूनतम पैसा दिया जाता है वो इनको मिले, वो डिसाइड हो, सॉरी उसको बढ़ाया जाए। जैसे अभी भी जो सरकार है, सरकार की तरफ से ऑलरेडी है कि एक मजदूर को उससे कम नहीं दिया जा सकता। बेटर वर्किंग कंडीशन, जो काम करने की जगह है, स्थिति है, वो बेहतर किए जाए। एनफोर्स वर्क प्लेस रूल्स, और जो काम करने वाली जगह है वहां पे रूल नियम कानून हो। इंश्योर ओनर्स लिसन टू कंप्लेंट एंड डिमांड ऑफ वर्कर, कि भाई जो भी कर्मचारी हैं उनकी शिकायतों को और उनकी जरूरतों को कौन, ये जो है सुना जाए ओनर्स के द्वारा, जो मालिक है। अचीव बेनिफिट लाइक रिटायरमेंट एंड हेल्थ केयर फॉर लेबर्स, भाई चोट लग जा रही है, कोई नुकसान पहुंच जा रहा है, तो रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, अब वो अपाहिज होने के बाद, रिटायर होने के बाद, कमजोर होने के बाद तो रिटायरमेंट वाली बेनिफिट भी मिले और साथ साथ हेल्थ केयर मिले। क्रिएट सर्टेन लॉज टू गारंटी राइट्स ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, कुछ ऐसे कानून वगैरह बनाए जाए जिसकी वजह से गारंटी, अधिकार मिले कि हाँ भैया हमको गारंटी रहे, एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉयर को भी, जो काम कर रहा है वो भी, जो काम करवा रहा है उसके लिए भी। The fight to achieve these rights was not easy as the capitalists resisted implementation of labor right. आसान तो है नहीं, इतनी आसानी से तो मानेंगे नहीं, ऐसे तो अब्बा नहीं मानते, तो फिर ये कौन थे जो मानने वाले थे, अब्बा, वो अदर केस में नहीं मानते। तो यहाँ पे ये लोग मानने को तैयार नहीं थे, कैपिटलिस्ट पूंजीवादी, तो ऐसे में क्या हुआ, बहुत बार क्लैश वगैरह हुआ। This led to numerous violent clashes between labor and capitalists, resulting in death of thousands of people over many years. कई सालों तक कई सारे प्रोटेस्ट, कई सारे आंदोलन चले, उसके बाद जाके तब जो है ये सारे लॉज वगैरह इंप्लीमेंट हुए, और इसकी कीमत कई लोगों की जिंदगी थी, हजारों जिंदगियां थी। अभी कुछ नहीं, रहने दो, यहां पे हम लोगों को पॉलिटिकल बातें नहीं करनी। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, बहुत लंबे जद्दोजहद के बाद, इट वाज ओनली इन द लेट 19th and early 20th century that important labor right and factory laws were implemented. कब, 19th का लास्ट और 20th सेंचुरी की बिगनिंग, उस टाइम में फैक्ट्री लॉ वगैरह क्या हुए, पारित हुए, एक्सेप्ट किए गए, इंप्लीमेंट मतलब लागू किए गए, विच गारंटीड बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर द वर्किंग क्लास, कि जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो। सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, समाजवाद है और ये कम्युनिज्म है। तो देखो यहां कम्युनिज्म वाली जो सोच है ना, कम्युनिज्म क्या कहता है, कम्युनिज्म एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें ये कहा जाता है कि मतलब इक्वली चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो, है ना। ये किसके हाथ में रहेगा, ये स्टेट ओन करेगा कि भाई वो देख सके कि हर किसी को मिल रहा है कि नहीं, हर किसी को हासिल है कि नहीं है, सबके हाथ में है। द आइडियोलॉजीज ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म emerged as critics of capitalism and the power of the capitalists who exploited the working classes. अब पूंजीवादी क्या है, पूंजीवादी का मतलब होता है जो दो चार अमीर हैं वही पूरी की पूरे देश को चलाएंगे। वही सोशलिज्म और कम्युनिज्म का क्या कहना है कि स्टेट के पास, सरकार के पास पूरी ऑथोरिटी, पूरी कंट्रोल रहेगी और लोगों में सबके पास इसका अधिकार होना चाहिए, यानी हर किसी को मौका मिलना चाहिए। कार्ल मार्क्स, a German philosopher and economist, was the earliest champion of worker right. ये जो कार्ल मार्क्स है ये जर्मन दर्शन शास्त्री थे और अर्थशास्त्री भी थे और चैंपियन थे वर्कर राइट्स के। He along with Friedrich Engels, a political philosopher and socialist leader, राजनीतिक दर्शन शास्त्र और सामाजिक नेता
advocated a classless society in which means of production would be collectively owned। यही बात कम्युनिज्म कहना चाहता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें हर किसी का हिस्सा हो, ना कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट उसको कंट्रोल करें और जो वर्किंग क्लास है उसका शोषण करें। हर एक चीज अगर सिर्फ कैपिटलिस्ट की होगी तो जैसे चाहेगा वैसे चलाएगा, और इसमें अगर हिस्सेदारी रहेगी वर्किंग क्लास की तो वर्किंग क्लास भी अपने इंटरेस्ट को सामने रख पाएगा। इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद, है ना। यानी इसमें होता क्या है कि एक जो स्ट्रॉन्ग कंट्री होती है, एक मजबूत कंट्री जो होती है, वीकर कंट्री पे जो है अपना डोमिनेंस बनाती है और साथ ही साथ उसको रूल करती है। इंपेरियलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी जो साम्राज्यवाद था ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट था किसका? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का रिजल्ट था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से ही ये और ज्यादा इंपेरियलिज्म बढ़ा। क्यों? क्योंकि नए नए ट्रेड रूट की वजह से नए नए देश मिले, नए नए देश की वजह से नया नया मार्केट ढूंढा गया, ट्रेड एंड कॉमर्स वहां पे फ्लरिश किया गया और साथ ही साथ उसको पूरी कॉलोनी बना दी गई, कॉलोनाइजेशन वाला रूल लाया गया और वहां से रॉ मटेरियल, रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ ड्रेन किए जाने लगे। द ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन in Europe countries could no longer be sustained within these countries। अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, रोज नए नए फैक्ट्रीज लग रहे हैं, तो रॉ मटेरियल कहां से आ पाएगा? मुमकिन नहीं है एक ही देश में, यानी उसी देश से सारे के सारे फैक्ट्रीज का पेट भरा जा सके। देयर वाज नीड फॉर न्यू टेरिटरीज, तो और दुनिया चाहिए और क्षेत्र चाहिए which could serve as sources of cheap raw material as well as market for mass produced goods। तो इसीलिए क्या जरूरत थी कि और जगह हमको देखनी पड़ेगी, और मार्केट एरिया हमको देखना पड़ेगा, और जगह ऐसी जहां पे कि सस्ता और बड़े पैमाने पे अबंडेंट ढेर सारा रॉ मटेरियल हमको मिल सके और फिनिश्ड प्रोडक्ट भी हम वहां पे अपना बेच सकें। This led to the rise of imperialism। इससे साम्राज्यवाद आया, which implies, इसका मतलब क्या है? Policy of extending power and influence of an empire। एक जो empire है, एक जो वो क्या करेगा? वो अपना पावर, अपनी ताकत, अपना जो प्रभाव है उसको और ज्यादा फैलाएगा, दूसरे क्षेत्रों तक बढ़ाएगा। किंगडम और कंट्री, या फिर कंट्री तो कंट्री अपना दायरा बढ़ाएगी by dismissing और controlling its government, वहां की गवर्नमेंट को कंट्रोल करके या फिर वहां की गवर्नमेंट को हटाकर। इसी को इंपेरियलिज्म कहा जाता है कि एक पावरफुल देश क्या करता है? कमजोर देश पे कब्जा कर लेता है, पॉलिटिकल सिस्टम खुद चलाता है, या तो उनको डिसमिस करके या डिप्लोमेसी के तहत। The imperialistic power usually occupies and controls a territory by military force। और मोस्टली ये किससे किया जाता है? ये किया जाता है मिलिट्री फोर्स की मदद से। When the occupying force engages in exploitation of resources of the occupied territory, imperialism then becomes colonialism। अब इन दोनों में फर्क आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा कि एक तो इंपेरियलिज्म का मतलब होता है कि एक मजबूत कंट्री दूसरी कंट्री में गई, अपना वहां पे रूल नियम कानून लगाने लगी, वहां की गवर्नमेंट को इसने डिसमिस कर दिया, और वो भी कैसे? मोस्टली जो है वो मिलिट्री की मदद वगैरह से, सेना की मदद से। लेकिन जब यही वहां पे क्या करने लगते हैं? शासन करने के साथ साथ शोषण करने लगते हैं। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? शासन के साथ अब क्या करने लगेंगे? शोषण करने लगते हैं, वहां पे एक्सप्लॉइट करने लगते हैं रिसोर्सेज को, ऑक्युपाई करते हैं क्षेत्र को, तो इंपेरियलिज्म क्या बन जाता है? कॉलोनियलिज्म। इसीलिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ, वो कैसी है? वो कैसी थी? वो कॉलोनियल रूल बना के रखा था उसने, in which the controlling force become the colonial power and controlled territory becomes the colony। हमको कंट्रोल किया जा रहा था तो हम कॉलोनी हो गए थे, हम वो क्षेत्र थे और वो कॉलोनियल पावर थे उस टाइम में। During the 19th and the 20th century, countries like Britain, France, Netherlands, Italy, Germany, Spain, Portugal and later USA and Japan were engaged in a scramble, संघर्ष कर रहे थे for colonies in Asian and African countries।
एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज खोज लिए गए थे, रूट्स पता थे। अब ये सब क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, क्या करने के लिए, कॉलोनीज के लिए, कि भाई हमारा कब्जा, हमारा कब्जा, हमारा कब्जा। और इनमें आपस में कई बार जंग भी होती थी, वो भी देखोगे। स्क्रैम्बल मतलब संघर्ष करना, कॉलोनीज बनाना चाहते थे बाकी देशों को। Do you know the introduction of machines meant that many artisan मतलब कारीगर saw their traditional यानी पारंपरिक livelihood यानी जो जीवन व्यापन वाली व्यवस्था थी being wiped out। मशीन आया, कंप्यूटर आया, कंप्यूटर की बहुत मुखालिफत हुई थी, मतलब उसका विरोध बहुत ज्यादा हुआ था। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर ने कईयों का जॉब खा लिया था। पहले जो मैनुअली पेपर वर्क हुआ करता था, डेटा एक ही जगह पे, ना ढूंढो ना कुछ करो, सर्च करो, मिल गया। तो जो मशीन आया तो उसकी वजह से कई कारीगरों को लगा कि अब तो हमारे हाथ कट गए, अब तो हम बेरोजगार हो गए, हमारा जो पारंपरिक साधन था जीने का वो छीन लिया गया। तो द लडिट्स लिखा हुआ है, ये ग्रुप को कहा जाता है। ये एक ग्रुप था इंग्लिश टेक्सटाइल आर्टिजन का, टेक्सटाइल यानी कपड़ों के कारीगर थे, who protested against the introduction of machinery which replaced labor। तो ये लोग विरोध प्रकट कर रहे थे, खिलाफ थे, किसके? जो मशीनरी वगैरह इंट्रोड्यूस की गई थी कॉटन इंडस्ट्री में उसके। दे वेर एक्टिव फ्रॉम 1811 टू 1817। इस दौरान 6 साल तक, 7 साल तक ये लोग बहुत एक्टिव रहे। एंड रीबिल्ड थ्रू सैबोटेज ऑफ मशीन। सैबोटेज का मतलब होता है चुपके से तोड़ फोड़ कर देना, मशीन में कोई खराबी कर देना, रात के अंधेरे में कर देना, दिन के उजाले में छुप छुपा के तोड़ फोड़ कर देना। मशीनों को ये गड़बड़ कर देते थे, तोड़ फोड़ कर देते थे, और इस तरह से ये जो है विद्रोह प्रकट करते थे। रीजन फॉर इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म का एक रीजन तो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन देख लिया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही साम्राज्यवाद वाली सोच आई थी। इकोनॉमिक रीजन देखते हैं, यानी कि आर्थिक रूप से क्या कारण थे। In the wake of massive industrialization, European government and their trading companies started looking for market for their finished product and supply of cheap raw material। अब देखो ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज वगैरह बन रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए, तो उसके लिए वो क्या कर रहे थे, और देश दुनिया ढूंढ रहे थे क्या करने के लिए, ताकि वहां से कच्चा माल सस्ते दामों पे मिले और फिनिश्ड प्रोडक्ट भी अपना फैक्ट्री का वहां बेच सके। तो ट्रेडिंग कंपनीज सच एज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्राइड डेवलपिंग ट्रेड रिलेशन विद डिस्टेंट लैंड इंक्लूडिंग एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका व्हिच वर रिच इन रिसोर्सेज। तो ना कि सिर्फ सरकार बल्कि वहां पे जो कंपनीज थी, ट्रेडिंग कंपनीज, वो भी ये कोशिश कर रही थी, जिसमें ईस्ट इंडिया का नाम है, वो भी कोशिश कर रहा था कि हम व्यापारिक रिश्ते बनाएं। किसके साथ? दूर देशों के साथ, एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ और लैटिन अमेरिका के साथ, जहां पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। This further resulted in the occupation of these lands by imperialistic countries of Europe like the Dutch, Portuguese, French and the British। और इसी की वजह से क्या हुआ, फर्दर क्या हुआ, ऑक्यूपेशन किया जाने लगा, यानी कि ऑक्युपाई किया जाने लगा, कब्जा किया जाने लगा जमीनों पे इंपेरियलिस्टिक कंट्रीज के द्वारा, जो साम्राज्यवादी देश थे उनके द्वारा। यूरोप के साम्राज्यवादी देश जैसे कि डच थे, पुर्तगीज थे, फ्रेंच थे, ब्रिटिश थे, ये क्या करने लगे, अपने पांव पसारने लगे और साम्राज्यवादी इंपेरियलिज्म से कॉलोनाइजेशन तक करने लगे, पहुंचने लगे। These powers often competed with each other for the resources, markets and trade which led to many wars between them। बताया ना, ये कंपनीज, ये देश भी क्या करते थे, आपस में भिड़ जाते थे। किसके लिए? इसी के लिए। एक ही जगह पे कई पहुंच गए, एक ही जगह पे व्यापार करने के लिए, तो उनका क्या हुआ, आपस में झगड़ा हो जाता था, बहुत सारे वॉर हुए इनके खुद के बीच में। एक्सप्लोरेटरी रीजंस। Imperial nations and their citizens wanted to explore new territories। अब भाई रूट वगैरह जो आपने देखा था, कॉन्स्टेंटिनोपल पे ओटोमान तर्क का कब्जा हो गया था 1453 में, तो अब इसके बाद रूट तो वहां पे ब्लॉक हो गया, तो अब इसके बाद ट्रेड के लिए नया रूट ढूंढना था। तो अब लोग क्या चाहते थे, इंपेरियल नेशन मेनली जो साम्राज्यवादी देश था वो चाहता था
और उसके लोग चाहते थे कि हम और दुनिया ढूंढे और नए नए क्षेत्र को ढूंढे। Sometimes they did this for the sense of adventure with hope of finding riches in distant land. एल्डोरेडो, याद है ना, काल्पनिक गाथा थी कि ऐसी जमीन है जो बहुत ज्यादा अमीर है, कई लोगों ने जिंदगियां खोई। तो कभी कभी ये ऐसा काम क्यों करते थे? एडवेंचर के लिए करते थे, इस उम्मीद में कि फाइंडिंग रिचेस की दूर दराज देशों में क्या मिलेगा, बहुत सारी धन दौलत मिलेगी। इंपेरियल एक्सप्लोरर would either do it for national and personal glory or to serve the imperialistic goal of economic and territorial expansion. अब जो इंपेरियल एक्सप्लोरर थे, ये जो साम्राज्य में जो खोज करने वाले थे, तो ये क्या कर रहे थे भाई? ये ढूंढ रहे थे किसके लिए? ये अपने खुद के महिमा गान के लिए कि इतिहास हमको याद रखेगा, या फिर अपने इंपेरियलिस्टिक गोल के लिए, यानी साम्राज्यवादी सोच की वजह से नए नए क्षेत्र खोज रहे थे जहां पे ये अपना कब्जा जमा सके, अपनी हुकूमत चला सके, या फिर आर्थिक और जो है टेरिटोरियल क्षेत्रीय जो है कब्जे के लिए और बढ़ावा करने के लिए कि और जमीनों को कब्जा करने के लिए, उसके लिए ये लोग ऐसा करते थे। व्हाइट मैन्स बर्डन, ये देखो भैया, ये तो इनको लगता था ना कि हमारे ऊपर बोझ है, हमको क्या करना है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों तक पहुंचाएं। इंपेरियल नेशंस, जो कि साम्राज्यवादी देश हैं, बिलीव दैट देयर कल्चरल वैल्यूज और बिलीव्स वेयर सुपीरियर टू द अदर नेशन और ग्रुप। इन गोरों को लगता था भैया कि इनका जो कल्चर संस्कृति है वही सबसे टॉप लेवल का है, इनके कंधे पे बोझ है, इनके सर पे बोझ है कि अपने कल्चर को, अपने वैल्यूज को पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर फैलाएं, क्योंकि यही तो सबसे ऊपर है और सबसे अच्छा कल्चर है। They believe that they are sophisticated and superior, लो भैया वर्ड यूज हुआ है sophisticated, सबसे टॉप लेवल का, would improve the lives of the backward and inferior people of the colonies and civilized them। जो कॉलोनीज इन लोगों ने बनाए थे नए नए टेरिटरीज पे, इनका मानना था कि उनको अगर हमारा कल्चर मिलेगा तो जो बैकवर्डनेस है, पिछड़ापन है, उनका खत्म हो जाएगा और वो सुधर जाएंगे, सभ्य हो जाएंगे, सिविलाइज हो जाएंगे। इंपैक्ट ऑफ इंपेरियलिज्म, यानी कि इसका क्या रिजल्ट हुआ, प्रभाव क्या पड़ा इसका? इंपेरियलिज्म कॉज्ड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेटअप ऑफ द सोसाइटी। जो हमारा सोसाइटी यानी जो समाज है, उस समाज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव आया, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे। इकोनॉमिक, ट्रेड एंड कॉमर्स, मार्केट की बात होती है। सोशल, समाज यानी कि मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, अमीर, गरीब, इनकी बात होती है। पॉलिटिकल यानी पॉलिसीज, नीतियां, गवर्नमेंट, सरकार, नियम कानून की बात होती है। नेटिव पीपल वेयर रूल्ड बाय फॉरेन पावर एंड लॉस्ट देयर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। अब जो देसी लोग हैं, वो नेटिव मतलब जो ओरिजिनल उसी जमीन के हैं, वो लोगों के ऊपर बाहरी लोग हुकूमत कर रहे हैं और उनका खो चुका है खुद का राजनीतिक आजादी। अब उनके लिए नियम कानून बाहरी। इंपेरियलिस्टिक पावर इंगेज्ड इन सीवियर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ कॉलोनीज। अब जो कॉलोनीज है, जैसे ब्रिटिशर्स, इंपेरियल, वो कॉलोनियल पावर था, हम लोग कॉलोनी थे, तो वो क्या कर रहे थे, वो हमारा शोषण कर रहे थे और सारे रिसोर्सेज वगैरह ड्रेन कर रहे थे हमारे देश से। It destroyed their self-sufficient economies through introduction of machine-produced goods as these colonies became market for these goods। अब जो आत्मनिर्भर भारत था हमारा उस टाइम पे, अपनी अर्थव्यवस्था अच्छे से चल रही थी, उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया। सिर्फ भारत की बात नहीं है, सारे कॉलोनियल देशों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, अफ्रीका हो, एशिया हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, तो वहां पे मशीन प्रोड्यूस्ड गुड्स का इन्होंने इंट्रोडक्शन करवा दिया। तो वहां पे जो अर्थव्यवस्था चल रही थी, आत्मनिर्भर थी, उसको भी इन्होंने बर्बाद कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। Imperialistic wars between colonies and native resulted in destruction of property and loss of life। कोई बाहरी आपकी जमीन पर कब्जा करेगा, आपके ऊपर रूल नियम कानून लगाएगा, कोई तो होगा विद्रोह करने वाला। तो जब देसी लोग वहां के विद्रोह कर रहे थे बाहरी लोगों के साथ, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, संपत्ति का बहुत नुकसान हुआ और लोगों की कई जिंदगियां गई। रेशियल सेग्रीगेशन का मतलब होता है बंटवारा, जातीय बंटवारा,
है ना, वॉज वाइडली प्रैक्टिस्ड इन कॉलोनीज, कॉलोनीज में ये चीज बहुत ज्यादा चलती थी, काले गोरे में भेद करते थे ये, है ना, और जो है अपने कल्चर वगैरह के हिसाब से जो है अपने आप को सिर्फ सुपीरियर रैंक देते थे, वहां के लोगों को किसी को ऊपर का रैंक नहीं मिलता था। द नेटिव्स वेयर कंसिडर्ड सेकंड क्लास सिटीजन, है ना, सेकंड क्लास निचले स्तर के लोग माने जाते थे, उनको कहा जाता था वहां के लोगों को। हाई टैक्स रेट इम्पोज्ड बाय कॉलोनीज कॉज्ड पॉवर्टी, हंगर, डिसीज एंड फैमाइन्स इन कॉलोनीज। जो टैक्स रेट है वो बढ़ा दिया गया, लगान पिक्चर देखी ही होगी आपने, और सिर्फ यहाँ नहीं, मतलब जो भी कॉलोनीज थे वहां पे इसकी वजह से गरीबी आई, भूखमरी आई, है ना, कई बीमारियां आई, अकाल आया, कहां पे, कॉलोनीज के अंदर, वो कोप नहीं कर पाए। Imperialism also introduced modern Western ideas of democracy, law and scientific advancement in colonies, which in turn brought revolutionary ideas of freedom, equality and justice. इस बात का भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मेडिवल पीरियड में जब मोनार्क वगैरह चल रहा था, सम्राट थे, बादशाह थे, तो मोस्टली लोग क्या सोचते थे कि हमारा जीवन इनके लिए है, भाई दासी बनके, गुलाम बनके आदमी अंधविश्वास की तरह काम किया जाता था, उतनी वैल्यू नहीं थी, है ना, राजा का बेटा ही राजा बनता था। तो ये जो साम्राज्यवाद आया, दूसरे कल्चर के साथ वेस्टर्न आइडियाज भी आए उनके, तो अब हम लोगों के अंदर यानी कॉलोनी वाले लोगों में भी क्या आया, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की भावना आई, नियम कानून आए, साइंटिफिक एडवांसमेंट, साइंस में तरक्की हुई कॉलोनीज के अंदर, जिसकी वजह से क्रांतिकारी आइडियाज जो है डेवलप हुए, और क्रांतिकारी आइडियाज की आजादी के, समानता का अधिकार मिलना चाहिए, हर किसी को न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो पहले क्या था, माहिष्मति का वचन ही उसका शासन है, कटप्पा कैसे बात मानता था, तो वो सारी चीजें थी। तो वो सारी चीजें भी कब, अंग्रेजों के आने के बाद थोड़ी बदली हैं भाई। केस स्टडी देखते हैं, इंपेरियलिज्म इन इंडिया, हिंदुस्तान के अंदर। तो देखो सारा हिंदुस्तान से रिलेट करके बताया गया था और इंडिया की बात हो ही गई। द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड कॉलोनियल रूल इन बंगाल थ्रू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द 18th century and later the British Empire conquered almost the entire Indian subcontinent. तो शुरुआत में बंगाल में इन्होंने शुरू किया था, इंग्लिश इंडिया कंपनी ने, है ना, 18th सेंचुरी में, और बाद में जो है कि ये पूरा कॉन्क्वेयर कर दिए थे, इंडियन कॉन्टिनेंट पे पूरा कब्जा जमा लिया था इन्होंने। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम एज ट्रेडर, व्यापारी के होने के साथ साथ ये आए थे कि भाई हम सिर्फ व्यापारी हैं और यहाँ पे अपना व्यापार वाला जो है केंद्र खोलेंगे, सेंटर, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों में। थ्रू सेवरल वॉर्स द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड अदर यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, दूसरे यूरोपियन पावर्स को इन्होंने हराया। बताया ना कि और भी फ्रेंच थे, डच थे, सब आए थे, तो अलग अलग जो है ट्रेडिंग कंपनीज आ रही थी, अलग अलग देश से आ रही थी, तो ये सबके साथ लड़े और दूसरे यूरोपियन पावर्स को हिंदुस्तान में हराया। लाइक द डच, फ्रेंच एंड द पोर्तुगीज, नाम आ ही गया। Gradually, through wars and diplomacy, it established its rule over Bengal and eventually over other parts of country. डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति। कूटनीति के थ्रू इन्होंने क्या किया, है ना, छेड़छाड़ की, किसके साथ, पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, और बंगाल में एस्टेब्लिश करने के साथ रूल धीरे धीरे इन्होंने पूरे के पूरे देश में अपना कब्जा जमाया, अपना शासन लगा दिया। After a rebellion by the Indians in 1857, विद्रोह किया गया, किसके द्वारा, हम हिंदुस्तानियों के द्वारा। The British government took over administration power from the East India Company and India came under the direct rule of Queen of England. पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी, अब इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है हटा दिया, अब हम लोग डायरेक्टली किसके अंडर में थे, क्वीन ऑफ इंग्लैंड के अंडर में हो गए। वो तो एक बस ट्रेडिंग कंपनी थी, तो जब विद्रोह हुआ तो विद्रोह के रिजल्ट में उन्होंने ये काम किया, अभी भी तो गुलामी है। द ब्रिटिश इंपेरियल रूल इन इंडिया वाज कंप्लीटली डायरेक्टेड टुवर्ड फर्दरिंग ब्रिटिश इंटरेस्ट। अब ये जो ब्रिटिश इंपेरियल साम्राज्यवादी जो शासन था हमारे देश के ऊपर, क्वीन ऑफ इंग्लैंड के अंडर में सब कुछ चल रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था, ताकि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स का फायदा हो सके, मुनाफा हो सके।
To sustain the rapid industrial growth, the British needed a bigger market for their manufactured product and a steady supply of raw material for their industries. फैक्ट्री लगा डाली, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल चाहिए, लो भाई हिंदुस्तान से ले लो, सबसे अच्छा अड्डा है, प्रोडक्ट बना, सरप्लस बना, कहां बेचना है, सबसे अच्छा मार्केट, सबसे बड़ा मार्केट लो हिंदुस्तान है. India served both these purposes as a market for finished good and a source of cheap raw material. सस्ते दामों पे सामान खरीद लो, अबंडेंट में मौजूद है, और फिर अपने सामान यहीं पे लाके फिनिश्ड प्रोडक्ट भी बेच दो. तो इंडिया दोनों काम कर रहा था, दोनों ही पर्पस उनका पूरा हो रहा था हिंदुस्तान से. With its enormous resources, India became the jewel in the British crown. Jewel in the British crown का मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था हिंदुस्तान, बिल्कुल किसमें, ब्रिटिश क्राउन में, है ना. उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था हमारा देश, क्योंकि हमारे पास हद से ज्यादा रिसोर्सेस, क्योंकि सोने की चिड़िया थे हम. ड्रेन वेल्थ फ्रॉम इंडिया मेड ब्रिटेन अ मेजर इकोनॉमिक फोर्स. अब ये जो यहां से सारे चीजें ड्रेन करने लगे ये लोग, सारा खजाना वगैरह, तो वहां पे बहुत बड़ा इकोनॉमिक फोर्स आया, ब्रिटेन जो है बड़ा आर्थिक रूप से मजबूत हुआ. While it caused widespread poverty and impoverishment in India. अब उसकी वजह से जो है गरीबी, भूखमरी, ये सब आ गया. अब जो हिंदुस्तान है वो काफी इसकी वजह से कमजोर हो गया. ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज वेयर कंप्लीटली रूइंड. ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक तरीके से, जैसे पारंपरिक तरीके से आज भी बांस की डंडियों को चीरा लगाकर आज भी टोकरे वगैरह लकड़ी के बनाए जाते हैं, बैग वगैरह बनाए जाते हैं. वो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट वगैरह वो सब करना हाथों से, वो बर्बाद हो गया पूरी तरीके से. The British imperial rule over India lasted for about 200 years and ended in 1947 when India gained independence. At last हमको इस इंपेरियल रूल से आजादी मिली 1947 में, तकरीबन 200 साल बाद. अब ये सवाल है कि ब्रिटिश इंपेरियलिज्म चेंज्ड इंडियन सोसाइटी. डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? गिव रीजन फॉर योर आंसर. जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद था क्या उसने हिंदुस्तान को बदला तो कैसे बदला? हमने पीछे पढ़ा भी, फ्रीडम की सोच, डेमोक्रेसी की सोच, इक्वलिटी की सोच किधर से आई? वेस्ट से ही आई. तो हाँ, क्रिश्चियनिटी रिप्लेस बोथ हिंदूज एंड इस्लाम एंड बिकेम द डोमिनेंट रिलीजन. क्रिश्चियनिटी को बहुत बढ़ाया था उन लोगों ने समाज में. नया सोशल हायरार्की आया था जिसमें डेवलप किया, जो कि जिसमें माना जाता था कि जो ब्रिटिश पीपल है वही जो है टॉप के हैं. तो ये तो नेगेटिव इंपैक्ट था उस समय सोसाइटी के अंदर. मैन एंड वुमेन बिगिन टू रिसीव इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ. ये अच्छी बात हुई थी. They passed laws to stop the practice of sati to encourage the remarriage of widow. विधवाओं की दोबारा से शादी के लिए भी उन्होंने जो है कानून पारित किया. वरना पहले जो है बाल मुड़वा दिए जाते थे, घर के अंदर रखा जाता था, है ना, सती करवाया जाता था, पति के साथ ही जला दिया जाता था. तो ये मैंने दिया है रीजन, बाकी आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो. तो आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी. एक एक लाइन पढ़िए, पूरी वीडियो देखिए, ताकि आप कल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करें तो फिर से सारी बेसिक चीजें आपको ना पढ़नी पड़े और विद इन मंथ्स की ही तैयारी में आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाए. तो अभी जो बच्चे क्लास 8 में है, 9th में है, 10th में है, वो पूरी सिलेबस को पढ़े, शॉर्टकट बिल्कुल भी ना अपनाएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल.